हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस फिजिक्स वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की, जिसके 6 भागों को हम अभी तक पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके अगले भाग यानी भाग 7 की ओर, जिसमें आज हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव को। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आखिर होता क्या है। तो दोस्तों, अल्प दूरी से पृथक दो समान एवं विपरीत आवेशों का निकाय कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। अब जैसे यहाँ पर दो आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक Q, जिनका परिमाण समान है, एक दूसरे से एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इसके अलावा एक विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा 2a और इसकी दिशा होती है ऋणात्मक Q से धनात्मक Q की ओर। आइए इसके बाद समझते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है। तो यहाँ इसमें सबसे पहले हम एक केस लेते हैं जब हमें वैद्युत क्षेत्र को मापना है द्विध्रुव के किसी अक्षीय बिंदु पर। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं एक विद्युत द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक Q तथा ऋणात्मक Q आवेश उपस्थित है और ये एक छोटी सी दूरी 2a से पृथक किए गए हैं। इस द्विध्रुव की अक्ष पर कुछ दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पर हमें इस द्विध्रुव की वजह से बनने वाले वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है और ये बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित है। अब अगर हम यहाँ पर ऋणात्मक Q आवेश की वजह से बनने वाला वैद्युत क्षेत्र देखें तो वो होगा E बराबर ऋणात्मक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R जमा a की घात 2। और क्योंकि ये वैद्युत क्षेत्र P यानी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में है, यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर, इसी कारण यह एक ऋणात्मक क्वांटिटी है। ठीक इसी तरह अगर हम लिखें आवेश प्लस Q की वजह से बिंदु P पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र, तो वो होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R घटा a की घात 2, जो सदिश P के समान दिशा में होने की वजह से एक धनात्मक राशि है। अब कुल वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्र की राशियों को हमें जोड़ना होगा, यानी E बराबर होगा E धनात्मक आवेश की वजह से जमा E ऋणात्मक आवेश की वजह से, और जिसे जोड़ने पर आता है E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा 1/r घटा a की घात 2 घटा 1/r जमा a की घात 2। आइए अब हम एक और परिस्थिति लेते हैं जिसमें हम वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे विद्युत द्विध्रुव के भूमध्य बिंदु पर। इसके लिए हम मान लेते हैं कि ये एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके ऋणात्मक Q आवेश को बिंदु A और धनात्मक Q आवेश को बिंदु B पर मान लेते हैं। इस द्विध्रुव के भूमध्य तल पर यानी y अक्ष पर जो इसके मध्य बिंदु से पास होती है, उस पर r दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब मान लीजिए कि इस बिंदु P पर धनात्मक आवेश Q की वजह से E1 वैद्युत क्षेत्र बिंदु M की दिशा में लग रहा है, जबकि ऋणात्मक आवेश Q की वजह से लगता है E2 वैद्युत क्षेत्र, वो भी बिंदु A की ही दिशा में, क्योंकि दोस्तों ऋणात्मक आवेश के वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर ही होती है। अब अगर इन दोनों ही वैद्युत क्षेत्रों का रिजल्टेंट निकालें तो वो होगा x अक्ष की दिशा में, लेकिन इसकी दिशा होगी द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत। तो इस रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम उपयोग करेंगे सदिशों का समानांतर चतुर्भुज योग का नियम, जिसे आप क्लास 11th में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं सदिश E1, जो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे BP की घात 2, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R की घात 2 जमा a की घात 2।
जबकि सदिश E2 होगा 1/4πε0 Q बटे AP की घात 2 यानी 1/4πε0 Q बटे R की घात 2 जमा A की घात 2। तो दोस्तों सदिशों के समानांतर चतुर्भुज योग के नियम के कारण सदिश E आता है ऋणात्मक E1 जमा E2 cos थीटा। दोस्तों यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि रिजल्टेंट सदिश P यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा के विपरीत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि E1 तथा E2 का परिमाण समान है, इसलिए सदिश E होगा ऋणात्मक 2E1 cos थीटा। दोस्तों cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख सकते हैं OP बटे PA। तो अब इस समीकरण में हम सभी राशियों यानी E1, OA तथा PA का मान रखें और हल करें तो वैद्युत क्षेत्र E आता है ऋणात्मक 1/4πε0 Q गुणा 2A बटे R की घात 2 जमा A की घात 2 की पूरी घात 3/2। अब मान लीजिए कि बिंदु P की ये दूरी आवेशों को पृथक करने वाली दूरी से बहुत अधिक है, यानी A को R में जोड़ने या घटाने पर R में कोई ज्यादा फर्क नहीं आएगा, यानी R की तुलना में हम A को नगण्य मान सकते हैं। तो ऐसा करने पर E आता है ऋणात्मक 1/4πε0 Q गुणा 2A बटे R की घात 3। आइए अब समझते हैं विद्युत द्विध्रुव हमारे भौतिक जगत में कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का भौतिक महत्व क्या है। तो दोस्तों हमारे भौतिक जगत में कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें धनात्मक तथा ऋणात्मक परमाणु होते हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम होती है। अब जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के इस यौगिक में अगर आप देखें तो यहाँ पर 2 द्विध्रुव आघूर्ण हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं, यानी किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इस यौगिक का कुल द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है, जबकि वहीं एक और यौगिक जैसे H2O यानी जल का यौगिक, इसमें बनने वाली दोनों द्विध्रुव आघूर्ण के केंद्र कोइंसाइड नहीं करते, जिसकी वजह से द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे के विपरीत न होकर एक दूसरे पर अलाइंड होते हैं, जिसकी वजह से किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में भी इनका कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो की टॉपिक आपको समझ आए होंगे। आइए आज के इन्हीं टॉपिक पर आधारित एक उदाहरण समझते हैं। प्रश्न है 2 सेंटीमीटर की दूरी से पृथक 2 कूलाम और ऋणात्मक 2 कूलाम के समान आवेशों वाली द्विध्रुव के द्विध्रुवीय आघूर्ण की गणना करें। दोस्तों हमें यहाँ पर इस प्रश्न के कुल 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला है 0.02 कूलाम मीटर, जबकि दूसरा है 0.04 कूलाम मीटर, तीसरा विकल्प है 0.06 कूलाम मीटर और चौथा विकल्प है 0.08 कूलाम मीटर। तो दोस्तों जैसा कि हमें दिया गया है एक द्विध्रुव जिसके दोनों किनारों पर धनात्मक तथा ऋणात्मक 2 कूलाम के आवेश उपस्थित हैं और इनके बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर Q है 2 कूलाम और D यानी दूरी है 2 सेंटीमीटर या यूं कहें 0.02 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं कि किसी विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है P बराबर Q गुणा D, तो यहाँ पर Q तथा D का मान रखने और इसे हल करने पर P आता है 0.04 कूलाम मीटर, यानी विकल्प B जो था 0.04 कूलाम मीटर सही उत्तर है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में हमने जाना विद्युत द्विध्रुव के बारे में और मापा किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण बनने वाला वैद्युत क्षेत्र, वो भी अलग अलग 2 बिंदुओं पर, जिसमें पहला था अक्षीय बिंदु और दूसरा था भूमध्य बिंदु। और अंत में हमने देखा हमारे भौतिक जगत में एग्जिस्ट करने वाले कुछ विद्युत द्विध्रुव को। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे
एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।